नमस्कार दोस्तों। तो हम इसके पिछले वीडियो में जैन धर्म देख लिए थे। जैन धर्म ख़त्म कर लिया हमने। बौद्ध धर्म हो गया, मौर्य हो गया, मौर्योत्तर हो गए। तो अब देखेंगे हम कि जितने अब गुप्त काल से संबंधित घटनाएं हैं उन्हें माइंड मैप के हिसाब से देखेंगे। हम गुप्त काल की 2 वीडियो बनाएंगे, एक आपका मैपिंग के हिसाब से रहेगा, एक आपका थ्योरेटिकल रहेगा। तो दोनों को पढ़ने में आपको जो मैप वाला रहेगा ये रिवीजन के लिए बहुत क्विक फास्ट रहेगा। फिर उसके बाद और रहेगा जो वो पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग गुप्त काल। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़रूर अगर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा ये गुप्त काल, ये 319 एडी से लेकर 550 एडी तक है। स्रोत इसके जानेंगे हम लोग। राजनीतिक परिचय इसका क्या क्या है, पूरा ये राजनीतिक परिचय एक में है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, 1 मिनट। हाँ, फिर इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। समाज कैसा था, संस्कृति क्या क्या डेवलप हुई, जो संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कला आएगा, विज्ञान आएगा, धर्म दर्शन आएगा और आपका साहित्य आएगा। कला में आपका मूर्ति कला आ जाएगी, फिर आपका और भी जितने इसके जिसमें आप मान लीजिए इसकी राजनीतिक परिचय है। इसमें गुप्त शासक हैं और इसके राजनीतिक एवं प्रशासनिक विशेषताएं हैं। तो इस प्रशासनिक में आपका प्रांतीय प्रशासन कैसे थे वो देखेंगे हम लोग, और फिर केंद्र सत्ता कैसी थी वो देखेंगे। फिर हर सब कुछ हम लोग मैप के हिसाब से देखेंगे। इसमें देखिए ये गुप्तों का साम्राज्य था, ये गुप्तों का साम्राज्य। देखिएगा कि उदय कैसे हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम है ना, इसके पहले श्रीगुप्त थे, उनके बाद जो वास्तविक संस्थापक हम चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। इसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य फैलता गया कैसे करके। शकों को पराजित करता, शक यहाँ थे तो शकों को जब पराजित करते हैं शकों को, तो पूरा साम्राज्य इनका ये गुप्तों का साम्राज्य होता है। ठीक है। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है, यहाँ पे इसने पराजित किया था। फिर आप देखिएगा चंद्रगुप्त सेकेंड से ये हटाया था कि कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय, स्कंदगुप्त के बारे में उज्जैनी राजधानी बनाया। ये सब कुछ मिलेगा आपको। देखिएगा स्रोतों का परिचय क्या क्या है, कौन कौन से स्रोत मतलब जानकारी मिलती है। एक साहित्यिक स्रोत हैं जो गैर धार्मिक हैं। ठीक, उनमें क्या क्या आता है कि जैसे कालिदास हैं। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त काल के लिए। ठीक, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इसके जो आपके नवरत्न थे इनमें शामिल थे ये। उनकी रचनाएं कौन कौन सी, तो नाटक है इनके। नाटक में विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। ठीक, मालविका अग्निमित्र ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर क्या है, जो विक्रमोर्वशीयम है इसमें पुरुषवा और उर्वशी की कहानी है, ये मुख्य पात्र हैं। और इसमें मालविका और अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की कहानी के बारे में चर्चा की गई है। अब देखिएगा क्या है, जो कालिदास का एक काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। इनके कुछ जो कृतियां हैं उनको काव्य और महाकाव्य में बांटा गया है। तो काव्य के अंतर्गत आपका मेघदूत आता है, जिसमें यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कथा है। ऋतु संहार है, इसमें ऋतुओं का मनोरम वर्णन है। फिर इसके बाद महाकाव्य में क्या क्या अंतर आता है, तो रघुवंशम आता है महाकाव्य में। इसमें भगवान राम से संबंधित घटनाएं हैं और आपका कुमार संभोवन जो है शिव पार्वती जी का विवाह है और कुमार के जन्म की कथा है। इसमें देखिएगा क्या लिखा है कि कालिदास की रचनाएं ये है। रचनाओं में रस छंद अलंकार उपमा आदि का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये पूछता है। देखिएगा कि इनकी जो रचनाएं हैं वो उसमें मौलिकता एवं रचनात्मक कृतियां झलकती हैं। अब देखेंगे बी जो है शूद्रक, जैसे मतलब कि कालिदास जो है वो एक स्रोत के रूप में है। फिर शूद्रक की एक मतलब कृति है, रचित है मृच्छकटिकम। इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। इससे भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये राजनीतिक नाटक है। अब यही क्वेश्चन पूछा था कि मृच्छकटिकम क्या है, तो नाटक है, याद रखिएगा। गरीब ब्राह्मण चारुदत्त एवं वसंत सेना गणिका, ये गणिका वैश्या की प्रेम की कथा का वर्णन है। किसमें, आपका मृच्छकटिकम में। इसके पात्र जो है प्राकृतिक
इसके पात्र प्राकृत का प्रयोग करते थे। अब देखिएगा यहाँ विशाखदत्त की जो विशाखदत्त की रचनाएं कौन की है, तो ये मुद्रा राक्षस लिखते हैं विशाखदत्त, चंद्रगुप्त, कौटिल्य और घनानंद, ये सारे बात सबकी जानकारी मिलती है किससे, मुद्रा राक्षस से। देवी चंद्रगुप्तम जो है रामगुप्त और चंद्रगुप्त, शक, रुद्र सिंह तृतीय और ध्रुवदेव, इन सब की जानकारी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से। ठीक है। वात्स्यायन है, वात्स्यायन का कामसूत्र, इससे 64 कलाओं का वर्णन मिलता है, नृत्य, संगीत, नाटक इत्यादि। फिर आर्यभट्टियम है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखित गणित की पुस्तक है, ये भी कब की है, उसी समय की है। बरामिहिर की रचनाएं जो हैं ज्योतिषी पे आधारित है, विरत संहिता है, पंच सिद्धांतिका है, लघु जातक एवं बृहद जातक है, ये बरामिहिर की हैं, इनसे जानकारी मिलती है गुप्तकालीन से। धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं जो जिनसे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो स्मृतियाँ हैं, जैसे नारद स्मृति, ठीक, आपका कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, फिर आपका पराशर स्मृति हो गया। ये है सामाजिक धार्मिक नियम, इनमें जितने हैं स्मृतियों में सामाजिक धार्मिक नियम हैं। और कुछ देखिए, जैसे रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इन सब में भी आपकी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि रामायण में कुल 7 कांड हैं और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। ठीक है, तो जिसका टाइम है 900 BC से 500 AD तक। तो जो गुप्त काल है आपका देख रहे हैं अभी 319 AD में शुरू हुआ है, तो उस संबंधित रचनाएं लिखी गई हैं रामायण में। तो पहले 8000 श्लोक थे प्रारंभ में, और गुप्त काल में यह आपका 24,000 श्लोक बन गए थे। जो वेद व्यास जी थे, इनके द्वारा रचित कौन था, महाभारत था। ये 900 BC से 500 AD तक ये भी लिखा है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। भीष्म पर्व जो है, भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता आता है, गुप्त काल में लिखा गया है। 8000 श्लोक इसमें भी थे, फिर 24,000 हुए, फिर उसके बाद 1,00,000 श्लोक पर समाप्त हो गया। और महाभारत के अन्य नामों को पूछता है तो महाभारत को भारत कहते हैं, जय संहिता कहते हैं और सहस्त्र संहिता कहते हैं। देखिए, पुराणों से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो जो पुराण में उग्रसभा और लोमहर्ष, ये है जो ये लोमहर्ष और उग्रसभा जी इसकी जानकारी देते हैं। फिर इसका स्वरूप कौन कौन सा है और भाग कौन से हैं। पुराणों के 5 भाग होते हैं, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशांचरित। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा, ये पूछ भी सकता है, क्योंकि अब जो प्रचलन है पूछने का ऐसे ही कि आप कितने सर्ग हैं, तो सर्गों को मतलब इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप देखिएगा, एक पहला सर्ग है, प्रतिसर्ग है, फिर मनवंतर है, वंश है, वंशांचरित है। याद करना आसान है, सर्ग के बाद प्रतिसर्ग, मनवंतर बीच में है, फिर वंश के बाद वंशचरित। ठीक, वंश पास में है, सर्ग पास में, मनवंतर बीच में है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि का उत्थान, और प्रतिसर्ग का मतलब होता है सृष्टि का पतन। कितना जबरदस्त है। ठीक, अब देखेंगे, मनवंतर का मतलब मनुधन इला, मतलब मानव जाति, और वंश का मतलब होता है कि देवताओं का वंश, और वंशचरित मतलब वास्तविक राजाओं का वंश। इसके स्वरूप जो यहाँ हमने लिखा था, स्वरूप देखिए क्या है। कुछ मिथकी कथाएं हैं और कुछ ऐतिहासिक वंशावली हैं। तो चारण भट्ट कवि ये सुनाते थे मिथकी कथाएं। जो सूत और मागध सुरक्षित रखते थे, ये ऐतिहासिक वंशावलियाँ हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो आपका गुप्तकालीन इतिहास के स्रोत हैं। तो श्रुति जो सुना हुआ था, वैदिक साहित्य, और मति जो था, स्मृति, ये साहित्य था। ठीक, देखिएगा, तो ये अपौरुषेय हैं, जो श्रुति है, श्रुति सुना हुआ, श्रुति। 4 वेद हैं, जैसे इसके अंतर्गत चारों वेदों में ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है और आपका उपनिषद आता है। 4 वेद हैं, 4 वेद के बाद आपका देखिएगा ब्राह्मण आते हैं, फिर आपका आरण्यक, उपनिषद है, ये सब आपके वैदिक साहित्य में आते हैं। फिर स्मृति में वेदांग है, सूत्र साहित्य कहते हैं, 500 BC पूर्व रचित है ये। स्मृति धर्मशास्त्र है, ये 200 BC से लेकर 1000 AD तक रचना हुई इसकी। रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब 900 BC से लेकर 500 AD तक इनकी रचनाएं हुई। बौद्ध साहित्य क्या हैं जिनसे जानकारियाँ मिलती हैं, तो आर्यदेव, असंग, वसुबंधु एवं दिंगनाग की रचनाएं जो हैं बौद्ध साहित्य में, इनसे जानकारियाँ मिलती हैं। किसके, गुप्त काल के बारे में। जैन साहित्य विमल एवं सिद्धसेन दिवाकर की रचनाएं। विदेशी विवरण क्या है, फाहियान आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवरण करता है, फो क्यू की लिखता है। फिर एक आता है कास्मस, ये क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखता, मतलब है इसका क्रिश्चियन टोपोग्राफी
भारत और रोम व्यापार पर प्रकाश डालता है कॉस्मस। ठीक। पुरातात्विक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कापर सिक्के इनके थे 3 प्रकार के। और अभिलेख कौन कौन से हैं? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का अभिलेख है यहीं प्रयाग में। मथुरा एवं भितरी अभिलेख गाजीपुर में है आपका, और ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्मारक क्या है? जैसे मंदिरों का है, चैत्य विहार है, स्तूप है। उत्खनिक सामग्रियों में पाटलिपुत्र को उत्खनन किया गया, सारनाथ, मथुरा, यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है। अब देखिएगा कि गुप्त शासक कौन कौन से हैं। देखिए अब मैप से देखेंगे हम लोग। उदय के कारण, और ये लिखा उदय के कारण और महत्वपूर्ण शासक। उदय के कारण क्या है देखिएगा कि प्रतापी गुप्त शासकों का योगदान। अब ये सत्ता मतलब जब इनकी सत्ता पूरी चरम पे है। अब ये देखिए क्या क्या है कि प्रतापी गुप्त शासकों का योगदान, कुशल युद्ध नीति एवं कूटनीति, वैवाहिक संबंध किया था, गुप्तों द्वारा ब्राह्मण धर्म का संरक्षण और ब्राह्मणों का सहयोग मिलना। अब इसमें क्या क्या है जो महत्वपूर्ण शासक हैं। समय के साथ गुप्तों में अनेक महत्वपूर्ण शासक आए। श्रीगुप्त, घटोत्कच ये सामंत प्रकृति के शासक थे, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम है जो 319 से 335 तक रहता है, ये बड़ा शासक बनता है, मतलब ये वास्तविक संस्थापक है। अब देखिएगा समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, कुमारगुप्त आता है, स्कंदगुप्त आता है, लास्ट में आपका सबसे लास्ट शासक भानुगुप्त नहीं है, भानुगुप्त बीच में आता है, फिर सबसे लास्ट शासक आपका विष्णुगुप्त है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ा जानते हैं। 319 से लेकर 335 तक बैठता है, और गुप्तों में महत्वपूर्ण शासक, इसके साथ वे बड़े शासक के रूप में उभरे, जैसे कि गुप्तों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है ये, और इसके साथ ये मतलब इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इतना बड़ा मतलब शासक हुआ, प्रतापी शासक है। फिर उसके बाद 319 में जब सिंहासन रोपण करता है तो सम्मत जारी करता है। ये लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे शादी करता है। पिछली बार पीसीएस में सबकी पत्नियों के ही नाम पूछ लिए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है कुमार देवी। ठीक है। और क्या होता है, शादी करने के बाद सोने का सिक्का जारी करता है, विवाह प्रकार का सिक्का कहा जाता है। तो विवाह प्रकार का सिक्का कौन जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम, जब कुमार देवी से शादी करता है तब। और इसमें क्या करता है कि राजा रानी के साथ अंगूठी पहनाते हुए सिक्का जो छपा हुआ तस्वीर जारी करता है। ठीक है। इतना प्यार होगा 2 दिन में इनकी। समुद्रगुप्त आता है फिर 335 से 375 तक रहता है, देखिए लिखा है। और ये यहाँ से नेपाल तक विजय करता है। यहाँ फिर आपका जहाँ जहाँ मतलब इनके शासक पहुँच सकते हैं, कामरूप मतलब असम में है। फिर आप देखेंगे कि यह महान विजेता, दूरदर्शी एवं कुशल राजनीतिक था, और उसने समकालीन अनेक शक्तियों को पराजित किया था एवं अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। ठीक है। अब देखिएगा भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नीति अपनाई थी। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। सूचना कैसे मिलती है? तो हरिसेन द्वारा लिखित ये दरबारी कवि था हरिसेन, ये विदेश मंत्री भी था। दोनों चीज़ याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। क्षेत्र हैं और नीतियाँ क्या क्या है देखिएगा कि आर्यवर्त अभियान, नॉर्थ इंडिया 9+3 मतलब 12 शासकों को पराजित किया, और राजतंत्र प्लस गणतंत्र 9 राजतंत्र थे, 3 गणतंत्र थे। दक्षिणापथ, जो दक्षिणापथ अभियान है आपका, दक्षिण के 12 शासकों को पराजित करता है, और आटविक क्षेत्र जनजाति, डाहल क्षेत्र, राजमहल, जबलपुर यहाँ भी पराजित करता है। सीमावर्ती राज्य जैसे असम, समतट, फिर आपका नेपाल है, डबाक नेपाल, विदेशी शक्तियाँ शक, कुषाण, मरुतंड, सिन्हल, इन सबको लपेट देता है। देखिएगा कि जो उत्तर के सभी राजाओं को पराजित कर समूल नष्ट करते हुए गुप्त सत्ता का विस्तार करता है। देखिए बहुत ये पूछा है क्वेश्चन। अब क्या लिखा है, जब ये देखिए ये भारत हमारा है ना, इसमें तो पूरा आएगा नहीं फिगर, तो ये ऊपर भारत है, यहाँ से मान लीजिए कि करके रखा जाती है, ये ऊपर मतलब नॉर्थ इंडिया, ये आपका साउथ इंडिया। ठीक। तो जब ये उत्तर भारत के जो सभी शासकों को पराजित करता है तो उसको क्या नाम देता है, किस नीति से इनको पराजित करता है? तो राज प्रसवोद्धरण।
ठीक है। राज प्रसभोद्धरण, इस नीति से आपका उत्तर में यह आक्रमण करता है। राज प्रसभोद्धरण। अब ये क्या करता था कि जीतने के बावजूद पुनः मुक्त कर दिया। किसको कर दिया? तो दक्षिण वालों को। ग्रहणों मोक्षानुग्रहण, ये दक्षिण वालों को जब जीतता था, जीत के उनको वापस करता था, उनसे बस कर वसूलता था और अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता था। तो ग्रहणों मोक्षानुग्रह दक्षिण वालों के संबंधित है। और पराजित कर दास बना लेता था। किसको? तो परिचारिताकृत, ये नीति अपनाई थी। परिचारिका कृति, ये पराजित करके दास बना लेता था। एक और है नीति, ये क्या है? सर्व कर दानाकरण प्रणामागमन की नीति। ये क्या होता था कि इसमें सभी कर देना होता था और राजा को हमेशा मतलब उसके अधीन ही रहता था। सबके सम्मुख चीज़ें प्रणाम करना पड़ता था। अधीन बनाया, शर्त लगाई, गरुड़ चिन्ह को अपनाना, दरबार में हाजिरी देना, उपहार व कन्या देना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। समुद्रगुप्त ने कला एवं साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया और उसने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। देखिए, सोने के सिक्के 6 प्रकार के समुद्रगुप्त ने, चांदी के सिक्के अभी भी नहीं आए हमको, अभी मिलेगा आगे, चलाए, जो कि काफ़ी शुद्ध एवं कलात्मक है। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया है, अतः माना जाता है कि वह कला प्रेमी भी था। कौन? समुद्रगुप्त। इसके बाद आता है रामगुप्त, 375 में आता है, 375 में निपट जाता है। इसकी कहानी सुनिए। रामगुप्त है, ये अल्प समय 6 माह तक सत्ता में रहता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाख लिखित है और इसकी जानकारी मिलती है। तांबे के 2 सिक्के जारी करता है और चंद्रगुप्त द्वितीय ही इसको मार देता है। क्या होता है कि आक्रमण होता है, आक्रमण में यह जब जीत नहीं पाता है तो अपनी बीवी को कहता है, जहाँ मतलब आक्रमण किया था उसको कहता है मेरी बीवी को ले जाओ और मुझे छोड़ दो बस। तो इसी बात पे चंद्रगुप्त जो द्वितीय था ये गुस्सा हो गया और इसका हत्या कर दिया, उसकी बीवी से शादी कर लेता है। ठीक है। तो 375 से 415 तक रहता है। महान शासक है, विजेता और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला हुआ था। और जब ये पाटलिपुत्र से शकों को पराजित करता है और राजधानी उज्जैनी बनाता है तो क्या करता है कि ये पहली बार फिर चांदी के सिक्के जारी करता है शकों के प्रकार के। देखिए आगे मिलेगा भी। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर विदेशियों का पूर्ण सफाई किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी का सिक्का जारी किया था। लिखा है ना। उज्जैन को सेकेंड राजधानी बनाया था। इसके दौरान में 9 रत्न रहते थे। ये क्या था? 9 रत्न रहते थे। 9 रत्नों का नाम देखिएगा। कालिदास हैं, बरामीर हैं, धन्वंतरी हैं, अमर हैं, अमरकोश के लेखक हैं, बरूची हैं, छपड़क हैं, फिर आपके बैताल भट्ट हैं। ये आपके 9 हैं। ठीक। कालिदास, बरामीर, धन्वंतरी, अमर सिंह, बरूची, छपड़क और आपके बैताल भट्ट और कोई बचा? फिर देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान ने यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय से फायान मिला नहीं था। नोट में क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य एवं विज्ञान की उपलब्धियों का काल था। आर्यभट्ट इसी के समय थे और दरबार में नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। फिर आता है कुमारगुप्त, ये 415 से 455 तक रहता है। चीनी स्रोतों में शक्रादित्य कहा जाता है इसे, चीनी स्रोत में कुमारदित्य को। और कुमारगुप्त ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। हुड़ों के आक्रमण को विफल बनाया था। फिर आता है स्कंदगुप्त, ये भी महान विजेता, हुड़ों को पराजित किया था। 455 से लेकर 467 तक राजा रहता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक। स्कंदगुप्त के बाद अयोग्य शासक एवं निर्बल शासक आए। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य था कमजोर हो गया एवं विष्णु गुप्त की मृत्यु 550 के साथ इसका पतन हो गया। गुप्त राजनीति, ये देखिएगा, गुप्त राजनीति एवं प्रशासन देखेंगे। निरंकुश राजतंत्र शासन था इनका। मौर्यों से तुलना करेंगे आगे चल के और विशेषताएं देखते हैं अभी की अभी। ढांचा एवं विशेषताएं मौर्यों जैसी।
और सेना, राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब सम्मिलित था। देखिए अब केंद्र में यहाँ पे ये आपका सम्राट होता था, सर्वोच्च प्रशासक, और मंत्री प्लस अधिकारी होते थे। प्रांत होता था, भुक्ति कहते थे, इसमें गवर्नर, उपरिक महाराज। फिर इसके बाद जिला आता था, इसे विषय कहते थे, विषयपति इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। ग्राम समूह होता था, इसे बिथिया कहते थे। ग्रामीण प्रशासन होता था, इसे महत्तर या मुखिया कहते थे। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका यहाँ से लेके ऐसे पूरा ये गुप्त शासकों का ये साम्राज्य है। अब मौर्यों का पूरा ये साम्राज्य इतना है, ये तुलना है। मौर्य हमारे यहाँ तक, ये ना मौर्य यहाँ तक, ये मतलब ये छुड़िए रही, यहाँ से देखिएगा, इस कलर से ये गुप्तों का लिखा है, और इस कलर से देखेंगे तो ये पूरा मौर्यों का साम्राज्य है, मौर्य। ठीक, आगे देखें। देखिए लिखा है कि मौर्य नौकरशाही गुप्तों से काफ़ी बड़ी एवं विशाल थी। गुप्तों में एक ही व्यक्ति को कई पदों पर आसीन था। हरिसेन दरबारी कवि, विदेश मंत्री दोनों था। मौर्यों की सेना गुप्तों की सेना से काफ़ी बड़ी थी। गुप्त शासक सामंतों की सेना पर निर्भर थे। केंद्रीकृत सेना का आकार मौर्य जैसा नहीं था, ये तुलना है। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था मौर्यों से अधिक स्पष्ट थी। देखिएगा, मौर्यों से अधिक न्याय व्यवस्था, लिखा है कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था मौर्यों से अधिक स्पष्ट थी, और इस काल में अनेक स्मृतिकार हुए जिन्होंने विधि एवं दंड व्यवस्था को बेहतर रूप से परिभाषित किया है। गुप्त समाज देखिए क्या क्या है। गुप्त समाज 4 वर्णों में और अनेक जातियों में आपका बटा था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अस्पृश्यता की स्थिति काफ़ी जटिल थी, फाहियान लिखता है ये। समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। वृष्टि मतलब बेरोजगारी, बेगारी, नबेगारी का व्यापक प्रचलन था। मध्य एवं पश्चिम भारत दोनों में सब उच्च स्तर पर था। महिलाओं की स्थिति सामान्यतः दयनीय थी। बाल विवाह का प्रचलन था। 8-9 वर्ष में शादियाँ होती थी। गौरी जो होती थी, ऐसी लड़कियों को बोला जाता था जिनकी शादी 8-9 वर्ष में हो जाती थी। ठीक, जिनका बाल विवाह होता था। देवदासी प्रथा का प्रचलन था। देवदासी प्रथा का कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदसियाँ की उपलब्धता का उल्लेख किया है। सती प्रथा का प्रचलन था। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख 510 में सेनापति जो भानुगुप्त का था, गोपराज इसका नाम था। जब इसकी मृत्यु होती है गोपराज की, तो इसकी पत्नी सुंदरी थी जो सती हो जाती है। तो प्रथम सती अगर ये कहता है तो सती मतलब सती प्रथा का, सती का सती होने का प्रथम साक्ष्य मिलता है कहाँ से? ऐरण अभिलेख से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। कामसूत्र में गणिकाओं के अनेक प्रकार की चर्चा है। विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। तमाम प्रतिबंध का सामना करना पड़ता था। सुगंधित द्रव्य का प्रयोग नहीं करना होता था। बाल खुले रखना था। सफ़ेद साड़ी पहनना था। देखिए अब गुप्त काल की अर्थव्यवस्था देखते हैं। कृषि उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य की अच्छी स्थिति थी। कृषि बेहतर का मतलब क्या? कृषि का बेहतर विकास हुआ था। कारण क्या था कि सिंचाई में विस्तार हुआ था। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार दिया जाना। फिर भूदान का विस्तार हुआ था। देखिएगा भूदान के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दान दिया जाना। एक अग्रहार, ब्राह्मण समूह को। तो एक ब्राह्मण को जब दान देते थे तो उसे हम कहते थे ब्रह्मदेव, और ब्राह्मण समूह को देते थे तो उसे चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। साउथ में दिया जाता था, साउथ में प्रचलित था। ये देवदान क्या था? तो मंदिर के दान को देवदान कहते थे। उद्योग एवं व्यवसाय देखेंगे कि वस्त्र, लोहा और हाथी के दांत का उद्योग, मृदभांड, प्रस्तर का उद्योग, ये सब प्रचलित था। फिर देखिएगा हम लोग देखे थे कि उद्योग एवं व्यवसाय में वस्त्र, लोहा, हाथी दांत उद्योग, मृदभांड, प्रस्तर उद्योग, ये सब अच्छी स्थिति में थे। व्यापार वाणिज्य में आपका अच्छी स्थिति थी। आंतरिक में क्या था कि गांव था, कस्बा था, शहर के बीच। वाय में आपका श्रीलंका व्यापार इनका होता था कि गांव, कस्बा और शहरों के बीच होता था। और श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन आदि से व्यापार होता था। रोम के साथ व्यापार होता था। ये देखिएगा रोम के साथ जो व्यापार में गिरावट आई थी, इसका कारण क्या था कि रोम
देखिएगा कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। चीन से रोमन लोगों द्वारा रेशम उत्पादन की कला सीखना हो, ये जब क्या हुआ था कि रेशम उत्पादन की कला सीख लिए थे तो व्यापार में गिरावट आई थी। गुप्त शासन के संदर्भ क्या है कि नगरीकरण देखिएगा। नगरीकरण जो नगरीय समृद्धि की स्थिति, कालिदास ने नगरों को समृद्धि की चर्चा की है। ये देखिएगा मौद्रिक एवं वित्तीय जो बाजार है, सोना चांदी तांबे के सिक्के प्रचलित थे। अब ये कि गुप्त के समय जो आपका कुषाण कॉइन जो थे और गुप्त कॉइन से संबंधित क्या है, तो जो सोना है तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय एक प्रकार का सिक्का था। समुद्रगुप्त के समय 6 प्रकार के सिक्के सोने के थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 8 प्रकार के सोने के सिक्के थे और स्कंदगुप्त के समय 14 प्रकार के सोने के सिक्के थे। ये अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए गए थे। देखिएगा कि श्रेणी संगठन अच्छी स्थिति में थे। देखिएगा श्रेणी संगठन अच्छी स्थिति में थे। शिल्पी थे, महाजन थे, सार्थवा, ये सब आपका गुड कंडीशन में थे। इस काल में कुछ शिल्पियों ने अपना पेशा बदला था। ठीक, अर्थव्यवस्था की प्रकृति देखिएगा। मुख्यतः अर्थव्यवस्था मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी, लेकिन छोटे छोटे सिक्के कम जारी किए गए थे। अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सामंती लक्षणों का उदय हुआ था। फाहियान कहता है कि लोग कौड़ियों का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। गुप्तकालीन संस्कृति देखिएगा कि धर्म जो लगभग सभी धर्म अच्छी स्थिति में थे। बुद्धगुप्त ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। बौद्ध प्लस जैन पिछले काल जैसे थे। ब्राह्मण धर्म का और विस्तार हुआ था। गुप्त शासकों का संरक्षण मिला था। नई संकल्पना का उदय हुआ था। अवतारवाद था। अवतारवाद के अंतर्गत मत्स्य, कच्छप, वाराह, सूकर जो थे, नरसिंह, वामन, बौना, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये सब आपके अवतारवाद के संकल्पना पैदा होते हैं। कला एवं स्थापत्य का विस्तार हुआ था। देखिएगा इसके बारे में, कला और स्थापत्य के बारे में क्या क्या देता है, इनका बहुत विस्तार हुआ था। यहाँ स्वर्णकाल कहते हैं। गुप्त काल में, चलिए बगल में साउंड चल रहा है तो कला एवं स्थापत्य कला से कल वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें। धन्यवाद।